ये जो बड़े बड़े हमारे संस्थान हैं जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, लेकिन ये सभी फोर्सेस में इतनी अनरेस्ट हम देख रहे हैं अभी कि आपका अम्ब्रेला फट जाएगा नहीं तो उड़ जाएगा। पूरा फोर्स में अनरेस्ट है। मुझे लगता है कि ये जो आप स्टेट एंड सेंट्रल में कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये एक फोर्स की कमान कैप्चर करने की कोशिश है और ये ठीक नहीं है। ये बिल सिर्फ सीएपीएफ कैडर के अधिकारियों के खिलाफ नहीं है, ये न्याय भावनाओं के खिलाफ है। जिस फोर्स ने अब तक सैकड़ों बलिदान देश के लिए किए हैं, उस बलिदान से अर्जित मेरिट के खिलाफ है। मैं आपको बताता हूं ये बिल क्या है। एक्चुअली ये बिल क्या है, बहुत सीधा बिल है। ये बिल एक्चुअली क्या है, एक उदाहरण के तौर पर, बुरा मत मानिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं। अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, देश की रक्षा के लिए समर्पित है। 370 हटाया, लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई, बीजेपी को इस तरह से मैनेज कर लेते हैं कि बस और कोई मैनेज नहीं कर सकता है। गृह मंत्रालय के माध्यम से पार्टियों को तोड़ देते हैं, अपनी सरकार लाते हैं। लेकिन अचानक पीएमओ से ऑर्डर आती है, योगी जी को या देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली जाकर गृह मंत्रालय की कमान और कमांड संभालो। आप विषय पर, लेकिन अमित भाई अपना काम करते रहेंगे, उनको मत डिस्टर्ब करो। देख के बजाय इधर देख कर बोलिए। ये बिल ऐसा ही है, सीएपीएफ अपना काम करता रहेगा, लेकिन इस फोर्स की कमान होगी आईपीएस के पास। ये कमान संभालने की बात है। देखिए, अगर किसी एक मंत्रालय की कमान किसी और को दी जाती है तो वो कितना डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा विभाग, पूरी मिनिस्ट्री। और यहां तो 5-5 फोर्सेस समय ने आपका साथ छोड़ दिया है। 5-5 फोर्सेस की कमान एक आईपीएस के कैडर के हाथ में आप दे रहे हो, और ये कमान के जो अधिकारी है, हाँ, उनको असिस्टेंट कमांड से डेप्यूटी कमांडेंट होने के लिए 15-15, 16-16 साल लगते हैं, और ये फोर्स का कोई डीजी नहीं बन पा रहा है। आप डीजी की पोस्ट बढ़ाइए, आप एडिशनल डीजी की पोस्ट बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद। ये करिए, लेकिन फोर्स के ऊपर अन्याय मत करिए, क्योंकि यही फोर्स है जो ये संसद को, एयरपोर्ट्स, हम सबको हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। सर, ये बहुत ही गंभीर बिल है और इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। अगर ये फोर्स में अनरेस्ट रहा तो ये बंदूकें जो उनके हाथ में है उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूं, बेसिकली ये डिमोरलाइज करने वाला बिल है, ये डिस्टर्ब करने वाला बिल है इतने बड़े फोर्स को। आपकी बात आ गई। हाँ, तो कृपा करके मैं सरकार को कहूंगा कि ये बिल आप सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दीजिए। चर्चा बहुत हो चुकी है, उसका ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि ये बिल सामान्य बिल नहीं है, ये असामान्य बिल है। हम सब जानते हैं कि बीएसएफ को कहा जाता है इट हैज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देखिए, सेना सीमा पर लड़ती है और जो पुलिस बल है वो अंदर लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं, मगर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो सीमा पर भी मोर्चा संभालती है और देश के अंदर भी मोर्चा संभालती है। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट जस्ट द इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इट इज इंडियाज मेन लाइन ऑफ इंटरनल डिफेंस। एंड मोदी सरकार is trying its tooth and nail to defend the interest of these forces who are the main line of India's defense. अब इन बलों के प्रति सरकार का जो मूल्यांकन है यदि करना है किसी को, तो मुझे लगता है 3 आधार पर करना चाहिए। एक है कि उनकी कैपेबिलिटी कैसे बढ़ रही है, यानी प्रतिरक्षा क्षमता। दूसरा है कि प्रशासनिक व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और तीसरा है कि मोरल कैसे काम कर रहा है। महोदया, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह बदलाव सरकार आने के साथ ही दिखाई पड़ गया।
2014 26 मई को हमारी सरकार आई और आप सबको ध्यान होगा 2014 से पहले बीएसएफ, वो हमारा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जो कि बॉर्डर पे तैनात रहता था, शेलिंग की बहुत घटनाएं आती थी और उस समय बीएसएफ के डीजी का फोन आया तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के पास कि सर शेलिंग हो रही है, हमने सफेद झंडा दिखा दिया है। तो पूछा गया सफेद झंडा क्यों दिखाया है? तो कहा गया सब हमें यही आदेश है कि जब शेलिंग हो तो सफेद झंडा दिखाना है। तो गृह मंत्री जी ने उत्तर दिया अब ये मोदी की सरकार है, अब सफेद झंडा नहीं दिखाना है, जितनी शेलिंग होगी उससे ज्यादा मुंहतोड़ जवाब देना है। और हम सब लोग सर ये बाकायदा अभी आगे बोल रहा हूं, उससे सबूत आपको स्वयं मिल जाएगा। और सर ऑथेंटिकेशन यह है कि 2014 के बाद ऑपरेशन सिंदूर के अलावा पिछले 10 साल में कितनी शेलिंग की घटनाएं हुई नहीं दिखाई पड़ती है, इस बात का प्रमाण है। और दूसरा मैं यह भी कहना चाहता हूं सर, एक कहावत होती है कि जो तो को कांटा बोए ताहे बो तू फूल, मगर हमारी सरकार ने कहा जो देश के विरोध काम करेगा तो जो तो को कांटा बोए ताही बो तू भाला, वो भी तो समझे जरा कि पड़ा किसी से पाला। और जब से मोदी सरकार से पाला पड़ा है आपने देखा शेलिंग की घटनाएं रुक गई हैं। अब यह तो थी कि मनोदशा को लेकर मोदी सरकार का मनोरथ क्या था, अब कार्य दशा को लेकर मोदी सरकार का कार्यवृत्त में बताने का प्रयास करता हूं। देखिए वर्तमान बिल को अगर समझना है तो ये सीएम जो हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं ये 3 कैटेगरी में है। एक में है जो बेसिक लेवल पे जवान से एंट्री लेते हैं, एक जो ए ग्रेड के ऑफिसर्स हैं यानी जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्रशासन में काम करते हैं, और एक है जो हायर लेवल प्रशासन में काम करते हैं यानी आईपीएस ऑफिसर। अगर देखा जाए तो इन सारे गजेटेड ऑफिसर्स के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल रेगुलेशन करने के लिए बिल लाया गया है। और जो हमारे विपक्षी सांसदों ने विषय उठाया है तो मैं बताना चाहता हूं कि जिनको आप जवान कहते हैं वो कांस्टेबल लेवल से आते हैं, फिर उनको एक प्रमोशन मिलता है हेड कांस्टेबल, उसके बाद वो बनते हैं एएसआई, उसके बाद बनते हैं एसआई और इंस्पेक्टर, यानी 4 प्रमोशन वो लगभग प्राप्त करते हैं। मिडिल लेवल पे जो लोग आते हैं वो असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पे आते हैं, वो डिप्टी कमांडेंट बनते हैं, फिर कमांडेंट बनते हैं, कहीं कहीं सीनियर कमांडेंट की पोस्ट भी है, और फिर वो डीआईजी बनते हैं। यानी इतने प्रमोशन तो उन्हें स्वतः मिलते हैं और उसमें से आधे लोग आईजी बनने तक की व्यवस्था पाते हैं। अब मैं यहां बताना चाहता हूं कि इस बिल में इसी स्थापित व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से परिभाषित करने का काम किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन और उसके कारण होने वाली ओवरलैपिंग न रहे। अब यहां एक और बात भी कहना चाहूंगा, इस बिल में एक सबसे बड़ा प्रावधान यह किया गया है कि डीआईजी लेवल पे अब आईपीएस अधिकारियों के लिए कोई भी आरक्षित व्यवस्था नहीं होगी कि जैसे पहले एक परंपरा मानी जाती थी कि 20% पद आरक्षित रहेंगे। अब डीआईजी लेवल तक असिस्टेंट कमांडेंट स्तर के लोग जा सकेंगे, 50% लोग आईजी लेवल तक जा सकेंगे और 1/3 लोग एडिशनल डीजी लेवल तक जा सकेंगे। तो मुझे लगता है बहुत व्यवस्थित व्यवस्था परिभाषित करके दी गई है ताकि ये सभी बलों में समान भी रहे और किसी भी प्रकार के मुकदमेबाजी की स्थिति भी न रहे। और अभी तक भी 45 से 48% लोग आईजी के पद तक पहुंचते हैं। अब यहां पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो यह कहा जा रहा है कि इससे मॉरल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तो एक स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूं। 10 लाख से अधिक लोग, 11 लाख के लगभग की पैरामिलिट्री फोर्सेस की पूरी स्ट्रेंथ है, इसमें जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं वो केवल 1 से 1.5% है, और उनमें भी जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो उसका भी 1 से 1.5% है, यानी 0.01 से लेके 0.015% पदों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। इस आधार पर यह कहना कि 11 लाख फोर्सेस के मॉरल पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यह तर्क संगत नहीं लगता है। हां, यद्यपि मॉरल की बात अभी हमारे कई विपक्षी सांसदों ने उठाई, प्रोफेसर राम गोपाल जी ने कहा, संजय सिंह जी ने कहा, चौधरी साहब बोल रहे थे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं महोदया, जब संसद के ऊपर आक्रमण हुआ था तो जिन सेंट्रल फोर्सेस के जवानों ने अपनी जान गंवाई थी, अफजल गुरु को सर्वोच्च न्यायालय से फांसी की सजा होने के बाद 7 साल तक क्षमा याचना लंबित रखी गई थी, तब मॉरल नहीं गिर रहा था। दूसरा, और इतना ही नहीं, उस समय उन लोगों ने आक्रोश में आकर अपने मेडल वापस कर दिए थे, तब मॉरल नहीं गिर रहा था। और मैं कहना चाहता हूं, मगर सोनिया जी की आंखों में तब भी आंसू नहीं आए थे, पर बकौल सलमान खुर्शीद बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंखों में आंसू आए थे। यह दर्शाता है कि किस प्रकार के हमारे सुरक्षा बलों के मॉरल के ऊपर किस ढंग की राजनीति की जाती थी। परंतु हमारी सरकार तीनों स्तरों पर, जवान,
मिडिल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तीनों की गुणवत्ता और व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है।